Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो इन डिटेल हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो एकदम ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी क्वेश्चंस लगा लेना तो एकदम पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबर्नियर्स ट्राइड। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबर्नियर ट्राइड। डोबर्नियर ट्राइड में हमने क्या पढ़ा था कि जो डोबर्नियर का ट्राइड होता है वो हमारा जैसे 3 एलिमेंट वो चुना था, 1, 2 और 3। तो उसमें क्या था, 3 एलिमेंट वो सिलेक्ट किया था और 3 एलिमेंट में क्या था ना, पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होता था। ठीक है, तो अब हम लोग उसी के हिसाब से जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जब पहला ऑप्शन है वो क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जब हम लोग एटॉमिक मास का एवरेज निकाले तो कितना है 23, जो कि सोडियम के मास के बराबर आया। ठीक है, तो मतलब ये तो डोबर्नियर ट्राइड है। क्वेश्चन में क्या है, ठीक से इसको हाईलाइट करो क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबर्नियर ट्राइड, जो नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40 और स्ट्रोंशियम का 88। जब एवरेज निकाले तो 56 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। तो ये डोबर्नियर ट्राइड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो हम लोग जब डोबर्नियर ट्राइड डिस्कस किए थे तो वहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो उतना एग्जांपल्स भी अगर याद रख लेंगे ना तो ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई पोजीशन इन लोथरमेयर कर्व इन द पीक। ठीक है, मतलब जो हमने लोथरमेयर कर्व पढ़ा था याद है, किसके किसके बीच का कर्व था, वो ग्राफ था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का एक ग्राफ था जिसको किसने दिया था, लोथरमेयर ने। ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्वेश्चन ने पूछा है कि पीक में कौन ऑक्यूपाई करता था। याद करो, रिकॉल करो, पीक में हमारा अल्कली मेटल्स आता था। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसको हमको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। ठीक है, तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर में कार्बन और नाइट्रोजन हमारा सेकंड पीरियड का है और फॉस्फोरस और सल्फर हमारा थर्ड पीरियड का। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि थर्ड पीरियड का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड पीरियड का। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है जिसके कारण साइज़ हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, मतलब थर्ड पीरियड वाला का तो ज़्यादा होगा सेकंड पीरियड से। अब कार्बन और नाइट्रोजन में देखो, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या होता है, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाते हैं क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, साइज़ घटता है। तो बस अरेंज कर दो, क्या हो गया, थर्ड पीरियड का ज़्यादा हो गया सेकंड पीरियड से, और कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का ज़्यादा हो गया नाइट्रोजन से, और फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस का ज़्यादा हो गया सल्फर से। ठीक है, क्लियर। ऐसे इसी तरह करके कॉन्सेप्ट्स को लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3-, O2-, F- आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाई, मतलब हमें आयोनिक रेडियस यहाँ पे बताना है कि किसका कौन सा है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। N3-, O2- और F- क्या कॉमन है इन तीनों में, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कैसे पता, देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और +3 10 हो गया, ऑक्सीजन का 8 और 2 10 हो गया, फ्लोरीन का 9 + 1 कितना हो गया 10, मतलब सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया हमारा। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉर एटॉमिक साइजेस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कि आयोनिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो आयोनिक साइज कम, एटॉमिक नंबर कम तो आयोनिक साइज ज़्यादा। ठीक है, तो बस अरेंज कर दो सिंपल। यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका है, फिर उसका, फिर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अकॉर्डिंगली N3- का साइज सबसे ज़्यादा, देन O2- देन F-। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि N3- का साइज सबसे ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी N3- का सबसे ज़्यादा होगा,
ऑप्शन देखो, सबसे ज़्यादा 1.71 है, उसके बाद O2 माइनस है, उसके बाद सबसे कम फ्लोरीन का है, सबसे कम वाला लास्ट में है। तो यहाँ पे देख लो 1.17, 1.40 और 1.36, तो हमारा सी हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे हमारा एलिमेंट है, क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये एक ग्रुप हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक का और ये एक ग्रुप हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक का। ध्यान दो, ये थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, और क्या होता है, थर्ड पीरियड का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड पीरियड। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप हम लोग से जाते हैं, शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ता है तो साइज़ बढ़ता है। ठीक है, तो देखो थर्ड पीरियड का तो ज़्यादा हो गया सेकंड पीरियड से, लेकिन अब इनमें कंपेयर करना है। हम एक अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या होता है, जो एटॉमिक साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किस क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक साइज़ का जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस। फिर क्या, सल्फर का ज़्यादा हो गया क्लोरीन से, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया फ्लोरीन से। F माइनस है यहाँ, ठीक है। तो और क्या है, थर्ड पीरियड का ज़्यादा होगा सेकंड पीरियड से, तो इसका ज़्यादा हो गया इससे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको अरेंज कर लो, क्या हो गया, S माइनस Cl माइनस O2 माइनस F माइनस, S माइनस Cl माइनस O2 माइनस एंड F माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम और कार्बन। बिल्कुल सही है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन में क्या हो जाता है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन आ जाता है, याद करो हमने पढ़ा था। तो इसीलिए लिथियम का, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, देन कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट 2 नंबर पढ़ो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग पढ़े थे ना, हाफ फिल्ड हो जाता है ना, ये भी सही है। थर्ड वाला देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन, सही है ये भी। लेफ्ट राइट बढ़ता है और नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब तीनों सही है। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी, तो फर्स्ट आईपी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन में तीनों है, देखो डी, 1, 2 एंड 3 ऑल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Al3 प्लस एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Al प्लस, Al2 प्लस एंड Al3 प्लस। हमें इसका स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हम लोग ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते, फिर उसके बाद हो गया करते। एल्युमिनियम है, फिल करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे Al प्लस है। ठीक है, तो Al प्लस में से क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या आया, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, P से हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, Al2 प्लस जो है उससे देखो, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अब निकालना हमको, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3s2 से 3s1 एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए। Al3 प्लस का देखो, Al3 प्लस का क्या है, 1s2, 2s2, 2p6। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम यहाँ से 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हमारा 2p6 बचा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बताना है, तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आया, इसका सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि देखो ये फुल्ली फिल्ड है और लोअर ऑर्बिट में है, तो क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कहाँ पे देखो, Al प्लस देखो, Al प्लस में क्या है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, और उसके बाद Al+2। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होता है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सबसे पहले Al3 प्लस, फिर उसके बाद Al प्लस एंड देन Al2 प्लस। रीज़न क्लियर है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, और यहाँ पे हाफ फिल्ड है। ठीक है, फुल्ली फिल्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है हाफ फिल्ड से। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच केस द एनर्जी रिलीज इज मिनिमम। किस केस में एनर्जी रिलीज मिनिमम है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, Cl से Cl माइनस दिया, N से N माइनस दिया, P से P माइनस दिया और C से C माइनस दिया। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ठीक है, देखो Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया तब Cl माइनस बना होगा, P एक इलेक्ट्रॉन लिया तो P माइनस बना होगा। ठीक है, N एक इलेक्ट्रॉन लिया तो N माइनस बना। ठीक है, C एक इलेक्ट्रॉन लिया तो C माइनस बना।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्या मतलब इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एनर्जी रिलीज्ड इज मिनिमम, किसमें सबसे मिनिमम होगा। देखो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस बन गया, फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन लेकर P माइनस बन गया। नाइट्रोजन वाला केस देखो, अगर तुम जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम डिस्कस किए थे तब हम वहाँ पे पीरियड वाइज कुछ एलिमेंट्स का भी नाम बताए थे, तो अगर वो डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली पता कि n से n माइनस का सबसे कम होगा, लेकिन फिर भी देख लो रीजन देख लो क्यों। देखो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसको एक हम इलेक्ट्रॉन देंगे n माइनस बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2p3 से 2p4 हो जाएगा, जो कि ये नहीं होना चाहेगा। क्यों नहीं होना चाहेगा, 2p3 हाफ फील्ड है, मतलब अभी स्टेबल है, जैसे ये 2p4 बनेगा ना हाफ फील्ड से तो हट जाएगा और इसका स्टेबिलिटी भी चला जाएगा, तो अब वो नहीं चाहेगा कि हम अपने स्टेबिलिटी को बिना मतलब का लूज़ करें, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो मतलब इसका एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज मिनिमम, और इसको हम लोग कभी कभी जीरो भी बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम या जीरो जो रहेगा ऑप्शन में मार देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in formation of chlorine ion from an isolated gaseous chloride atom 3.8 electron volt is released which would be equal to, ठीक है, मतलब एक आइसोलेटेड क्लोरीन का एटम है, ठीक है, गैसेस क्लोराइड एटम इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस क्लोराइड एटम इज एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल, मतलब देखो यहाँ पे जो ये एनर्जी रिलीज है ना ये इसमें से किसके बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्लियर है, ये जो एनर्जी है ये यहाँ पे से किसके बराबर है, यहाँ पे जो जितना भी ऑप्शन है एक एक ऑप्शन को हम लोग स्टडी करते हैं पता चल जाएगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेंगे उसमें Cl माइनस, तो देखो Cl माइनस बोला यहाँ पे, ठीक है, तो Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl2 माइनस नहीं बन जम रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देखो इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस क्लोराइड एटम 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड विच वुड बी इक्वल टू, मतलब हमें बोला गया है कि Cl जो है आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना जिसमें कि एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको हम माइनस साइन से बोले, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो ये किसके बराबर है, तो पहला तो कट गया क्योंकि Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl2 माइनस होगा, जो कि उसके बराबर तो हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट पढ़ो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl का आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इससे मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एनर्जी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी आइसोलेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस मतलब Cl माइनस है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Cl और इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ देखो ध्यान से देखो, इसको और इसको, ये इसको देखो, ये इसको और इसको, कुछ अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, दोनों ना सेम है। देखो ये रिएक्शन किस तरह लिखा हुआ है, Cl गैसियस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, यहाँ पे एनर्जी रिलीज दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है Cl माइनस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन ठीक इसके उल्टा हुआ। तो जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज का साइन है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया, तो मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन पढ़ो क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए और जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े थे तो हम लोग उसमें क्या क्या पढ़े थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल वो अल्कली वाला ग्रुप का और नोबल गैसेस का जो है एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी उन लोग का हाई है नोबल गैसेस का, क्यों, क्योंकि उसमें फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन रहता है, वो नहीं चाहते वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों मिनिमम या जीरो रहता है, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, वो आप इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है और बेरिलियम है, तो हमारे यहाँ पे नोबल गैस एक ही हमको दिख रहा है हीलियम, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर,
हम याद करो जब एम्फोटिक ऑक्साइड पढ़ाए थे तब वहाँ पे एम्फोटिक ऑक्साइड का एक ट्रिक बताए थे लिस्ट के साथ, कुछ ऐसा था वो कि वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े बे, ये था। और हम क्या बोले थे कि इनका जो ऑक्साइड होता है, इनका जो ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, एम्फोट्रिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, SN यहाँ पे है तो SnO2 हमारा करेक्ट हो गया। SiO2 SI है यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा ऑप्शन। CO2 C है यहाँ पे नहीं है तो नहीं होगा। CaO Ca नहीं है तो नहीं होगा, मतलब SN का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका मेन कॉज क्या है, ठीक है। तो याद करो जब हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे तो वो क्यों होता था, पुअर जो शील्डिंग होता था, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। 4f 14 इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो हमारा आगे करेक्ट ऑप्शन पढ़ो, अब पढ़ते हैं एक ऑप्शन। पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबशेल, ठीक है। तो यही हो गया। तब नेक्स्ट हम लोग और बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबशेल, नहीं इफेक्टिव नहीं, पुअर, ठीक है। यहाँ पे क्या पुअर शील्डिंग ऑफ 5d ना, 5d तो होता ही नहीं है। ग्रेटर शील्डिंग, ग्रेटर तो होता ही नहीं, 5d भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही हो गया, पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबशेल, ठीक है। क्लियर, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। जब न्यूट्रल ऑक्साइड्स में तीन ही हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़े थे, क्या क्या था वो, CO, NO और N2O। ऑप्शन देखो CO मिल गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो हो गया हमारा सारा क्वेश्चंस भी कंप्लीट, सारा चीज़ हम लोग टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर कर लिए, ठीक है। चलो तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।